सलीना ने उसकी ओर देखा। भले ही उसने सीधी जांच नहीं की थी, लेकिन वह अंदाजा लगा सकती थी कि इज़ाबेल ने हैटी से क्या कहा होगा। हैटी को पूरी तरह निराश करने वाला सिर्फ उसकी माँ ही हो सकती थी। अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो? सलीना ने पूछा। उसकी बर्फ सी ठंडी आवाज़ खाली कमरे में गूंज उठी। हैटी की धुंधली आंखों में हल्की सी चमक कौंधी। सलीना ने हल्की सी सांस छोड़ी। इस लड़की को जो बांध कर रखा था, वह अंततः सिर्फ नफरत थी। वह पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों में जीती रही, कभी भी लापरवाह नहीं हुई। अपनी माँ की मौत के बाद सलीना ने भी कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं की थी। दोनों ही अपनी जिंदगी से बेहद थक चुकी थीं। सलीना चाहती थी कि हैटी और बच्चों की तरह खुश होकर बड़ी हो, यह उसके लिए एक तरह का प्रायश्चित था। लेकिन उसे क्या पता था कि आखिरकार वह नफरत से हार जाएगी। सलीना बिस्तर के किनारे आए और हैटी की ठुड्डी उठाई ताकि उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में देख सकें। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि बदला कैसे लेना है। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी माँ को मारने वाला असली कमीना वही है। तुम बड़ी मुश्किल से जुवेनाइल हॉल से निकली हो, क्या वाकई अब कुछ नहीं करोगी? सलीना की आंखें और गहरी होती गईं, और अंत में वह हैटी के पास झुककर उसके कान के पास बोली। उसकी आवाज़ मुलायम थी लेकिन हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली। ठीक हो जाओ, मजबूत बनो, फिर वापस जाकर सब कुछ हासिल करो जो तुम्हारा होना चाहिए था। जाओ और उन्हें अपनी माँ के सामने घुटनों के बल गिराकर प्रायश्चित करते देखो, उनसे माफ़ी की भीख मंगवाओ। अगर तुम खुश हो तो उन्हें मरने दो, अगर तुम खुश नहीं हो तो उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने दो, उन्हें बाकी जिंदगी दर्द और पछतावे में तड़पने दो। तुम्हारी माँ की मौत को उनकी जिंदगी का ऐसा दुर्स्वप्न बना दो जिससे वे कभी बाहर न निकल सकें। हैटी, अगर तुम फरिश्ता नहीं बन सकती तो शैतान बनो। और अगर कोई कहे कि तुम गलत हो, तो उन सबको खत्म कर दो जो तुम्हें दोष दें। जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ से वंचित किया, जिसने तुम्हें दर्द दिया, जिसने तुम्हें निराश किया, सबको 100 गुना, 1000 गुना लौटाओ। दुनिया में यही असली जीने का तरीका है। लोगों से अच्छे बनने की बातें सब बकवास हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सलीना की आवाज़ मुलायम हुई, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ध्यान से देखना, मैं कैसे अपने पिता, अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन को सब कुछ खोकर मौत से बदतर जिंदगी जीते हुए देखूंगी। हैटी की लंबी पलकों में हल्की हलचल हुई, उसकी खोखली आंखें ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। सलीना ने उसका ठंडा हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं उस औरत को साफ कर दूंगी जिसने तुम्हें तंग करने की हिम्मत की। हैटी, जब तुम सच में ठीक हो जाओगी, तब तुम देखोगी कि वही औरत तुम्हारे सामने घुटनों पर रो रही होगी। यह मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। जल्दी ठीक हो जाओ और मुझे निराश मत करना, समझी? हैटी ने उसे खून सी लाल आंखों से देखा। सलीना ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा, और कुछ मिनट बाद हैटी उसकी बाहों में आंखें बंद करके सो गई। सलीना ने उस मासूम और बचकाने चेहरे को देखा और जान गई कि जब ये लड़की दोबारा आंखें खोलेगी, तो अब कभी खाली और खुद में खोई हुई नहीं रहेगी। उसकी तरह ये भी एक सच्ची प्रतिशोधी बनेगी। सलीना ने उसे बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया और मुड़कर बाहर निकल गई। वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर ऊपर गहराती शाम के आकाश को देख रही थी। शाम की हवा ने उसकी स्कर्ट और लंबे बालों को हल्के से उठा दिया। किले में लोग उसकी पीठ को देखते हुए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बिना वजह डर गए। अंधेरा गहराते ही सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। फिर वह सीढ़ियाँ उतरी और रात में उसकी पतली छवि घुलकर गुम हो गई। लेया ने झिझकते हुए बटलर से कहा, मिला, लूक ने कहा है कि मैडम को इन दिनों अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। क्राइस्ट बेचैन है, अगर उसने कुछ कर दिया तो। बटलर ने लंबे समय तक सलीना के जाने की दिशा में देखा और सिर हिला दिया, उनका पीछा मत करो। सलीना साफ तौर पर कुछ करने जा रही थी, और इस समय उसका पीछा करना उसे नापसंद ही नहीं बल्कि युवा दंपति के रिश्ते के लिए भी हानिकारक होता। लेया की चिंता भरी शक्ल देखकर बटलर मुस्कुराया और उसके बालों पर हाथ फेरा। चूंकि लूक ने हिदायत दी है,
तो मैडम पहले से ही तैयार होंगी। अगर वह इस समय बाहर जाने की हिम्मत कर रही हैं, तो यकीनन उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। आज से पहले शायद सभी को लगता था कि सेलिना ज्यादा से ज्यादा चालाक और निर्दयी है और रिडल परिवार ओलिम्पस ग्रुप और ऑस्वाल्डो पर निर्भर है। लेकिन इस दोपहर के बाद सबने महसूस किया कि यह खूबसूरत और शालीन मैडम दरअसल असीम गहराई वाली हैं। उनके तरीके किसी की भी कल्पना से कहीं ऊपर थे। शायद उन्होंने उनकी असली ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। लेआ को यकीन था कि अगर ऑस्वाल्डो भी जांच करें तो शायद वह इज़ाबेल के बारे में उतनी बारीक जानकारी नहीं जुटा पाएंगे जितनी आज दोपहर सामने आई थी। देश में उनके पास इतना सटीक खुफिया नेटवर्क नहीं था, और वह भी तब जबकि सेलिना ने आधे घंटे से भी कम समय लिया था। लेआ ने गहरी सोच में आंखें बंद की, और सेलिना को पहले से ही पता था कि क्राइस्ट उसके खिलाफ हो जाएगा। फिर भी वह सिर्फ एक घायल और कमजोर औरत होकर इस वक्त अकेली बाहर जाने की हिम्मत कर रही थी। आखिर वह किस पर भरोसा कर रही थी? लेआ ने भौहें सिकोड़ ली और पाया कि ऑस्वाल्डो और सेलिना दोनों ही बेहद गहरे और रहस्यमय थे। उसी समय वीबो पर पहला हॉटस्पॉट सामने आया। रात का खाना खाकर नेटिजन्स ने उत्सुकता से वीडियो पर क्लिक किया, और जब उन्होंने उसका कंटेंट देखा तो जरा भी इंसानियत रखने वाला हर कोई गुस्से से भर गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इज़ाबेल शाम 5 बजे एक मिल्क टी शॉप के कॉरिडोर में अपने 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स के साथ हंसते हुए एक बूथ का दरवाज़ा लात मारकर खोल रही है। कुछ देर बाद अंदर से एक लड़की की दर्दनाक चीखें गूंजीं। आवाज़ दर आवाज़, जैसे वह लड़की किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही हो, सभी औरतों के दिल चीर रही थी। कई माताएं वहीं आंसू रोक नहीं पाईं जब उन्होंने वह चीखें सुनी। बॉक्स के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए ठीक कोई नहीं देख सका कि क्या हो रहा था, और यही न देख पाना उसे और भी डरावना बना रहा था। लड़की इतनी बेहाल होकर रो रही थी कि साफ था कि उसने भारी दर्द और यातना सही है। जो लोग थोड़े डरपोक थे वे उन चीखों से ही कांप उठे। सड़क से ली गई निगरानी फुटेज जूम की गई, जिसमें साफ दिखा कि एक बॉडीगार्ड ने एक घायल, लहूलुहान और कराहती लड़की को उल्टा पकड़कर खिड़की पर लटका रखा है, और पास ही धुंधली सी खड़ी एक औरत हाथ बांधे निर्दयी मुद्रा में खड़ी है। फिर अगले ही पल बॉडीगार्ड ने लड़की को छोड़ दिया और उसे ऊपर से धक्का दे दिया। यही वीडियो अचानक खत्म हो गया, लेकिन उसने अनगिनत लोगों को डर और सदमे से चीखने पर मजबूर कर दिया। आह! कुछ पलों की अफरातफरी के बाद पूरा इंटरनेट मानो फट पड़ा। इंसानियत और ममता नाम का गुस्सा एक साथ उभरकर गालियों की बाढ़ बन गया, जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। हरामजादे! इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठाने की हिम्मत, और दिनदहाड़े उसे मार डालना। पुलिस कहाँ है? अभी तक इस जंगली औरत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बहुत डरावना है। मैं खुद एक माँ हूँ और सोच भी नहीं सकती कि इतनी छोटी लड़की कितने दर्द में होगी जो इतनी बुरी तरह चीख रही है। मैं गुस्से से कांप रही हूँ और रो रही हूँ। वो सिर्फ एक बच्ची है। ये औरत कौन है? इसे पकड़ो और गोली मार दो। ऐसी अमानवीय औरत पर गोली चलाना तो उस पर रहम होगा। इसे तो 1000 टुकड़ों में काटना चाहिए। मुझे पता है वो कौन है। वो इज़ाबेल कॉलिंस है, फीनिक्स एंटरटेनमेंट की पीआर डायरेक्टर। सुना है उसने कई किताबें लिखी हैं और इंटरनेट पर कई लोग उसकी किताबें पढ़ते हैं, उसे मासूम और नेक मानते हैं। इज़ाबेल कॉलिंस, ये नाम जाना पहचाना है। हाँ, याद आया। वही औरत तो थी जिसने लिया की मदद की थी सेलिना को गाड़ी से कुचलवाने में, क्रीफिया यूनिवर्सिटी की उस स्कूल वायलेंस घटना में। उस समय कुछ लोगों ने सोचा था कि वो मासूम है, लेकिन ये वीडियो देखकर साफ है, जो इतनी छोटी बच्ची को नहीं छोड़ सकती, वो यकीनन सेलिना को भी कुचलवा सकती है। ये देखकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। वो लड़की कहाँ है? किसी को पता है उसके साथ क्या हुआ? वो बची या नहीं? कौन सीधा दिमाग वाला इंसान इतनी मासूम और प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? ये कैसी बकवास ब्यूटीफुल सीईओ है। इज़ाबेल तो एक अमानवीय जानवर है। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे देश में
वो भी दिन दहाड़े मिल्क टी शॉप जैसी जगह पर कोई इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है? पुलिस कहाँ है? उन्होंने अभी तक इस दरिंदे औरत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सच ही कहा गया है, जैसी संगत वैसा रंग। मुझे लगा था लिया से ज्यादा घिनौनी कोई नहीं हो सकती, लेकिन इज़ाबेल उससे भी ज्यादा जहरीली निकली। फीनिक्स एंटरटेनमेंट, जिसके सिर पर ऐसी बेरहम औरत हो, उसमें और क्या हो सकता है? मुझे परवाह नहीं, लेकिन अब मैं इस कंपनी का बहिष्कार करूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अस्पताल में, क्योंकि सलीना उसकी सिर पर लटकी तलवार की तरह थी, लिया पिछले 2 दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी। जैसे ही इंटरनेट पर ये खबर आई, उसे सबसे पहले सूचना मिल गई। वीडियो देखकर लिया गुस्से से कांप उठी। इज़ाबेल, वो मूर्ख, उसे सलीना को फंसाना था, लेकिन उल्टा सलीना ने उसे ही पकड़ लिया। अब जब बच्चों पर अत्याचार का मामला उजागर हो गया है, तो वह जिंदगी भर अपनी इज्जत नहीं बचा पाएगी। खासकर उसके पहले वाले स्कैंडल के बाद भूली हुई सारी बातें फिर से सबके सामने आ जाएंगी। वो बेवकूफ औरत। लिया गुस्से में कांपती रही, फिर धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आंखों में ठंडी और गहरी नफरत चमकी। इज़ाबेल के तरीके उसके जितने ही बेरहम थे, लेकिन इज़ाबेल का बैकग्राउंड उससे कहीं बड़ा था। उसके पीछे कोई था, इसलिए वीडियो ज्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए था। फिर भी लिया को अजीब सा बेचैनी महसूस हुई। उसे सलीना के बॉयफ्रेंड की याद आई। वो आदमी पहली नज़र में ही साधारण नहीं लग रहा था। क्रीफिया में तो ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति था ही नहीं, वरना उसे पता होता। लूक की पहचान को सोचते हुए लिया को यकीन हुआ कि वो आदमी भी राजधानी से ही आया है। इज़ाबेल के पीछे कॉलिंस परिवार था और सलीना के पीछे भी कोई ताकतवर शख्स खड़ा था। लिया का चेहरा जलन से विकृत हो गया। सलीना, ईर्ष्या से तड़पते हुए उसने अपना फोन उठाया और राय को मैसेज भेजा। किसी भी हाल में उसे उम्मीद थी कि इज़ाबेल सलीना को रौंद पाएगी, ताकि वो दोबारा रिडल परिवार की बड़ी बेटी की अपनी जगह पा सके। वरना हर पल उसे यही डर सताता रहेगा कि सलीना रिडल ग्रुप में आकर उसके हिस्से के इकलौते शेयर छीन लेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी समय इज़ाबेल अभी अभी बेहोशी से जागी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट पर उसकी गालियां उड़ रही हैं और हर जगह उसका नाम बदनाम हो चुका है। जैसे ही वह होश में आए, उसने अपना चेहरा छुआ। उसका चेहरा मोटे पट्टियों से बंधा था। मेल्बा का काम। सलीना की मारी हुई 10 थप्पड़ों को सोचते ही उसके मन में अनगिनत गंदी योजनाएं उमड़ने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके होंठ के किनारे का जख्म खींच गया और दर्द से वह चीख उठी। उसकी देखभाल करती नर्स पास आई। मिस कॉलिंस, आप जाग गई हैं। क्या दर्द महसूस हो रहा है? इज़ाबेल ने नर्स की शक्ल देखी। चेहरे पर तो पेशेवर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में घोर घृणा साफ झलक रही थी। इज़ाबेल ने बिस्तर के पास रखा गिलास उठाकर फेंक दिया। नर्स पीछे हट गई, लेकिन उसका हाथ गर्म पानी से झुलस गया और वह दर्द से चीख उठी। तभी 2 बॉडीगार्ड अंदर आए और नर्स को हाथ पकड़े गुस्से से बोलते देखा। मिस कॉलिंस, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारा अस्पताल आपकी सेवा नहीं कर सकता, कृपया कहीं और चली जाएं। इतना कहकर नर्स ने ट्रे उठाए और गुस्से में बाहर चली गई। इज़ाबेल उसकी गालियां सुनकर गुस्से में फटने ही वाली थी कि तभी एक बॉडीगार्ड ने नर्स को रोका, जबकि दूसरा उसके बिस्तर के पास आकर बोला, मिस कॉलिंस, आपने पहले ही मास्टर के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। कृपया अब आराम करें। बात तो नम्र थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा असंतोष साफ झलक रहा था। इज़ाबेल, जिसे क्राइस्ट का सहारा होने की वजह से कभी किसी ने टोकने की हिम्मत नहीं की थी, उसे बुलाकर शिकायत करने ही वाली थी कि तभी बॉडीगार्ड ने आगे कहा, मास्टर अभी आपकी परेशानी सुझाने में लगे हैं, उनके पास आपको मनाने का समय नहीं है। कृपया उन्हें इस वक्त परेशान न करें। इज़ाबेल ठिठक गई। उसे पहली बार कुछ गलत लगने लगा। सिद्धांत रूप में वह पीड़ित थी, क्राइस्ट को तो सलीना से बदला लेना चाहिए था। फिर ये कैसे हुआ कि बॉडीगार्ड की बातों में वही क्राइस्ट के लिए परेशानी बन गई? इज़ाबेल के मन में बुरा शक पैदा हुआ।
उसी समय उसके फोन में मैसेज आया। लिया का था। उसमें लिखा था कि सलीना का बॉयफ्रेंड शायद राजधानी से है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सलीना का बॉयफ्रेंड राजधानी से है। इज़ाबेल ने होंठ काटे और लिया से और जानकारी पूछने ही वाली थी कि तभी उसके फोन स्क्रीन पर एक न्यूज़ नोटिफिकेशन चमक उठा। #फीनिक्स एंटरटेनमेंट की PR डायरेक्टर इज़ाबेल कॉलिंस द्वारा बच्ची के शोषण का पूरा सच है। हेडलाइन देखते ही इज़ाबेल ने घबराकर क्लिक किया। वीडियो देखते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उसने ही मुझ पर हाथ उठाया था। इज़ाबेल को नीचे के कमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसे पहले ही समझ आ गया कि नज़ और बॉडीगार्ड उससे क्यों इतनी नफरत कर रहे थे। उसने घबराकर तुरंत इनकार कर दिया और सामने खड़े बॉडीगार्ड की आंखें ठंडी हो गईं। मिस कॉलिंस, आपको पता है आपने जिस लड़की को मारा उसकी पहचान क्या है? ये मामला अब राजधानी तक पहुंच चुका है। अगर रिडल परिवार का कोई भी सदस्य इसमें शामिल हुआ तो आप जानती हैं न नतीजे क्या होंगे। मास्टर ने आपके लिए पहले ही बहुत गड़बड़ियां संभाली हैं, जरा उनका ख्याल रखिए और इस तूफान के बीच फिर से मुसीबत मत खड़ी कीजिए। इज़ाबेल हक्की बक्की रह गई। क्राइस्ट हमेशा उसका बचाव करता था, इसलिए उसके लोग भी अगर उसे नापसंद करते थे तो भी इज्जत से पेश आते थे। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी तीखी बात कही कि वो बेचैन न बने। इज़ाबेल का चेहरा गुस्से से सफ़ेद हो गया। रिडल परिवार अब उसकी परवाह नहीं करता। क्या कोई ऐसी बेटी जिसे उसके अपने परिवार ने छोड़ दिया हो, तुच्छ समझे जाने लायक नहीं थी? कौन उसकी परवाह करेगा? बॉडीगार्ड उसकी सोच से खींच गया। लेडी हैटी चाहे कितनी भी गिरी हुई हालत में हो, फिर भी वो रिडल परिवार की बेटी है। चाहे उसके पिता उसे न चाहें, लेकिन उसके दादा दादी हैं और उसकी माँ का मायका भी ताकतवर है। भले ही ये लोग अब उससे मोहब्बत न करते हों, रिडल परिवार फिर भी कॉलिंस परिवार से अपनी इज्जत के लिए जवाब मांगेगा। मुझे यकीन है जल्द ही आपको अपने दादा का फ़ोन मिलेगा। इज़ाबेल के होंठ सूख गए। वो क्राइस्ट की हिफाजत पर भरोसा करके क्रिफिया में मनमानी कर रही थी और राजधानी की असली स्थिति से बिल्कुल अनजान थी। अगर रिडल परिवार ने कॉलिंस परिवार पर दबाव डाला तो उसके दादा डगी कॉलिंस ज़रूर उससे सवाल करेंगे और फिर क्राइस्ट को आगे आकर सब संभालना ही पड़ेगा। इज़ाबेल को कभी लगा ही नहीं था कि हैटी पर हाथ डालना इतना बड़ा मसला खड़ा कर देगा। उसकी नज़र में तो हैटी अब किसी काम की ही नहीं रही थी। लेकिन क्राइस्ट चाहे उसे कितना भी लाड क्यों न करता हो, जब वो उसकी क्रूरता देखेगा तो उसके दिल में फासला ज़रूर पैदा होगा। इज़ाबेल के दिल में बेतहाशा घबराहट उठी। सलीना के लिए उसका गुस्सा भी दब गया और उसने बॉडीगार्ड से पूछा, भाई कहाँ है? जब मैं इतनी बुरी तरह घायल हूँ तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पहले तो ज़रा सी तबीयत खराब होने पर भी क्राइस्ट खुद उससे मिलने आता था, लेकिन अब सलीना ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा और क्राइस्ट फिर भी नदारद था। क्या उसे अब उससे नफरत हो गई थी? इज़ाबेल की आंखों में आंसू भर आए और वो डर से कांपने लगी। बॉडीगार्ड उसकी आंखों के आंसुओं से बेपरवाह था। उसकी निगाह और ठंडी हो गई। मिस कॉलिंस, आपको पता है लेडी हैटी को जुवेनाइल फैसिलिटी से कौन लेकर गया था? इज़ाबेल ने दांत भींचकर कहा, वो सलीना थी। बॉडीगार्ड उसकी नासमझी और मूर्खता से तंग आ चुका था। क्राइस्ट ऐसी औरत की हिफाजत क्यों कर रहा था? वो ऑस्वाल्डो एंडरसन थे। बॉडीगार्ड की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। लेडी हैटी को उन्होंने खुद ले जाकर बाहर निकाला। इज़ाबेल ठिठक गई। वो ऑस्वाल्डो एंडरसन से अनजान नहीं थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले वो उसी की शादी से भागी थी। हालांकि वो ताकतवर था, लेकिन अफवाह थी कि वो बदसूरत और बेरहम है, जिसमें न कोमलता है न रोमांस। जबकि उसे तो लूक जैसे पैसे वाले और हैंडसम आदमी की चाह थी। उस हादसे के बाद वो क्रिफिया में छिप गई थी ताकि ऑस्वाल्डो उससे पीछा न करे। अब जब उसने बॉडीगार्ड की बात सुनी तो उसका पहला रिएक्शन गुस्सा था। दांत भींचकर बोली, क्या वो मुझसे बदला ले रहा है? बॉडीगार्ड के चेहरे पर पहले हैरानी झलकी, फिर उसने इज़ाबेल को ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। मिस कॉलिंस, आप बहुत सोचती हैं।
ऑस्वाल्डो एंडरसन, जिससे क्राइस्ट तक डरता था, उसने इज़ाबेल से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसके दादा ने जान से मारने की धमकी दी थी। और ये औरत सोचती थी कि वो उससे मोहब्बत करेगा। ये बेहद घिनौना था। वो अज्ञानी, मूर्ख, हठी और क्रूर थी। क्राइस्ट के साथ खड़े ये बॉडीगार्ड भी अब उसकी पसंद पर शक करने लगे थे। लेकिन इज़ाबेल को उनकी निगाह में तिरस्कार दिखाई नहीं दिया। उसे तो यही लगा कि ऑस्वाल्डो बदला ले रहा है, इसलिए उसने हैटी को छुड़ाया और सलीना का साथ दिया। अगर उसे पसंद नहीं करती तो वो कॉलिंस परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर क्यों आता और उसके दादा को क्यों मजबूर करता कि वो उससे शादी कर ले। इज़ाबेल भड़क उठी, ये सब उसकी गलती है। अगर उसने हैटी को जुवेनाइल फैसिलिटी से बाहर न निकाला होता, बस बहुत हुआ। मिस कॉलिंस, बॉडीगार्ड अब और नहीं सह सका और उसकी खुदगर्जी पर गुस्से से बोला, आपको ये सोचना चाहिए कि लेडी हैटी पर हाथ डालकर आपने सिर्फ रिडल परिवार ही नहीं, बल्कि एंडरसन परिवार को भी नाराज किया है। मास्टर पहले से ही आपके झगड़े संभालते थकते हैं, अब आप खुद पर विचार करें और उन्हें और परेशान मत कीजिए, समझी। क्राइस्ट के लाड़ प्यार की आदि इज़ाबेल बॉडीगार्ड की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं भाई को बताऊंगी। बॉडीगार्ड का सब्र टूट गया। उसने और सलाह देने का मन ही छोड़ दिया और पलटकर बाहर चला गया। उसका काम तो बस उसे सुरक्षित रखना था। जब क्राइस्ट उससे ऊब जाएगा, इज़ाबेल के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। बॉडीगार्ड को जाते देख इज़ाबेल फिर घबरा गई। वो हमेशा क्राइस्ट के आसपास के लोगों से नम्रता से पेश आती थी। अभी जल्दबाजी में उसने गलत बात कह दी थी और अब उसे थोड़ी ग्लानि हुई। खास तौर पर तब, जब उसने इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया था और लगभग हर कोई उससे नाराज हो चुका था। इज़ाबेल ने दांत भींचे, लेकिन फिर भी नरमी नहीं दिखाई। उसके दिल में सलीना के लिए नफरत और गहरी हो गई। वो दर्द सहते हुए मोबाइल उठाकर फीनिक्स एंटरटेनमेंट के पीआर विभाग को फोन करने लगी। उसके मुंह से झिड़की निकली, तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी तक इंटरनेट पर खबर क्यों नहीं दबाई? वो लोग सावधानी से बोले, मिस कॉलिंस, मामला बहुत बड़ा है। सिर्फ वेबो ही नहीं, लगभग पूरे नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर ये खबर चल रही है। कोई हमारे पैसे तक नहीं ले रहा। मुझे अभी राजधानी की मीडिया से इंटरव्यू कॉल आया है, वहाँ भी मामला बहुत गर्म है। मतलब साफ था, फीनिक्स एंटरटेनमेंट अब इसे दबाने में नाकाम थी। इज़ाबेल के होंठ कांप गए। उसने इससे पहले कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। अब उसे अपने गाल के नीले दाग की भी परवाह नहीं रही। स्टाफ को गालियां देते हुए उसने घबराकर क्राइस्ट को फोन लगाया। जनमत से ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि क्राइस्ट क्या सोच रहा होगा। अगर उसने कुछ गलत सोचा तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। इज़ाबेल कांपते हाथों से क्राइस्ट का नंबर डायल करती रही, लेकिन कॉल लगते ही दूसरी तरफ से काट दी गई। उसके दिल की घबराहट एकदम चरम पर पहुंच गई। भयानक शक उसके मन में तैरने लगे और वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका असली मकसद तो बस इतना था कि सलीना उसे चोट पहुंचाए ताकि क्राइस्ट गुस्से में आकर सलीना का सफाया कर दे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो खुद ही बुरी तरह घायल हो गई। ये वीडियो जरूर सलीना ने ही लीक किया होगा। अब वो सिर्फ बदनाम ही नहीं हुई थी, बल्कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। क्राइस्ट ने उसका असली चेहरा देख लिया था और समझ गया था कि वो उतनी मासूम और नेक नहीं है जितना उसने सोचा था। अगर उसने उस पर शक कर लिया तो इज़ाबेल ने अनजाने में अपनी गर्दन के पास टंगे कानीलियन को छूना चाहा, पर वो वहां नहीं था। उसके दिल में खालीपन सा महसूस हुआ। वो घबरा गई। फिर उसे याद आया कि कहीं सलीना इसे देख न ले। इस डर से उसने पहले ही उतारकर कमरे में रख दिया था। उसने राहत की सांस ली और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में असीम नफरत झलक रही थी जब उसे एहसास हुआ कि सलीना के साथ हुई उसकी सारी मुलाकातें उसकी योजना के बिल्कुल उलट निकलीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम 7 बजे, अट्रैक्ट टू लाओ। क्राइस्ट ने फोन काटा और लिफ्ट में कदम रखा। उसका असिस्टेंट जैसे ही डोर क्लोज का बटन दबाने वाला था, बाहर से एक युवती लिफ्ट में आ गई।
गहरे बैंगनी रंग की ड्रेस, हाई हील्स, टोपी और चश्मा, उसका पहनावा बेहद आधुनिक और परिष्कृत था। अंदर आते ही वो कोने में खड़ी हो गई, अपनी उंगलियां बढ़ाकर चौथी मंजिल का बटन दबाया, फिर हाथ खींचकर चुपचाप खड़ी रही। क्राइस्ट को हल्की सी खुशबू महसूस हुई और उसने अनजाने में उसकी तरफ देखा। फिर उसने एक बात नोटिस की। उस औरत ने अपना दायां हाथ जैकेट में छुपा रखा था और बटन दबाने के लिए सिर्फ बायां हाथ इस्तेमाल किया था। उसकी आंखों में एक अंधेरा सा चमक उठा। जब लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची और औरत बाहर निकलने ही वाली थी, क्राइस्ट ने उसका बायां हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। सलीना अचानक गिरते गिरते बची। तभी पीछे से एक हाथ उसकी कमर थाम लेता है। लिफ्ट का दरवाज़ा उसकी आंखों के सामने फिर बंद हो गया। सलीना के चेहरे से चश्मा गिरा और बर्फ सी ठंडी आंखें सामने आ गईं। वो क्राइस्ट को घूरते हुए बोली, तुम कर क्या रहे हो? क्राइस्ट के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आंखों में गहराई उतर आई, तो ये सच में तुम ही हो। पिछली बार वो मास्क पहने थी और उसने सिर्फ उसकी आंखें देखी थीं। पर उसे याद था कि उसका दायां हाथ घायल था और वो उसे जैकेट में छुपाए रखती थी। भले ही उसने गहरा मेकअप किया हो, फिर भी उसकी सुंदरता साफ झलक रही थी। और सबसे जरूरी, वो वाकई बेहद खूबसूरत थी। सलीना का चेहरा तमतमा गया। उसने इतनी साज सज्जा कर रखी थी कि सामने ऑस्वाल्डो खड़ा होता तो शायद वो भी न पहचान पाता। पर उसने ये अनहोनी नहीं सोची थी। मैं तुम्हें नहीं जानती। सलीना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ठंडी आंखों से उसे घूरा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी छोड़ दो वरना पुलिस बुलाऊंगी। असल में उसके पास निकलने का तरीका था, पर ये आदमी बहुत खतरनाक था। उसके पीछे खड़े दो बॉडीगार्ड भी कमजोर नहीं लग रहे थे। अभी उसके लिए जरा भी शक उठना ठीक नहीं था। क्राइस्ट के दोनों बॉडीगार्ड्स भी हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि कोई उनके मास्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और सलीना को हटाने ही वाले थे, पर जो देखा वो अनोखा था। क्राइस्ट, जो इज़ाबेल के अलावा किसी से अच्छा बर्ताव नहीं करता था, अब एक अजनबी लड़की का हाथ पकड़कर उसे छोड़ ही नहीं रहा था, और वो भी अच्छे मूड में। सलीना की आंखों में बस गुस्सा था। उसे कुछ दिन ही हुए थे और उसने क्राइस्ट को पहचानना तक याद नहीं रखा था। ये सोचकर क्राइस्ट का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने शुक्रिया तक नहीं कहा। सलीना ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर याद करते हुए भौहें चढ़ाईं, ठीक है, शुक्रिया। अब मुझे छोड़ोगे? उस आदमी से उसे एक अजीब सी बेचैनी और खतरे का एहसास हो रहा था। क्राइस्ट का चेहरा और ठंडा हो गया। सलीना ने भले ही सीधे न दिखाया हो, लेकिन उसने उसकी बेरुखी साफ महसूस कर ली। ये औरत मुझे नफरत करती है। ये सोचकर वो झल्ला गया। उसने कभी किसी की जान बचाई भी नहीं थी। पहली बार किसी की मदद की और बदले में उसे नफरत मिली। ये औरत वाकई अलग थी। क्राइस्ट की पकड़ और कस गई। सलीना दर्द से चीख पड़ी, तुम कर क्या रहे हो? उसका दायां हाथ पहले ही बंधा हुआ था और बायां हाथ क्राइस्ट ने पकड़ रखा था। वो पैर उठाकर लिफ्ट का बटन दबाने लगी। क्राइस्ट ने उसकी कलाई पर लाल निशान देखे और उसके चेहरे पर ग्लानि की छाया आई। उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो इतनी नाजुक थी, तभी उसकी हड्डियां टूट गई थीं। उसे आगे से और सावधान रहना चाहिए। क्राइस्ट ने इस विचार पर ज्यादा सोचा नहीं, पर जब उसने सलीना को फिर लिफ्ट का बटन दबाते देखा, तो उसने उसे खींचकर पीछे किया, चुप रहो। पीछे खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स चुप हो गए। उनका मास्टर अब साफ साफ एक लड़की को परेशान कर रहा था। सलीना की आंखें और ठंडी हो गईं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। बाहर एक लंबा सा कद खड़ा था। उसके पैर दरवाजे के बीच टिके थे और उसकी नज़रें ठंडी, डरावनी और भूत सी लग रही थीं। एक डरावना और ताकतवर दबाव पूरे लिफ्ट में छा गया। क्राइस्ट के दोनों बॉडीगार्ड्स तंग गए और उनकी आंखों में हत्या की झलक छिप नहीं पाई। क्राइस्ट ने सलीना को खींचा और सामने खड़े आदमी को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, माफ करना, जरा सा हादसा हो गया। क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? ऑस्वाल्डो की नज़र सीधे सलीना पर पड़ी, जिसे क्राइस्ट ने पकड़ा हुआ था।
उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो अंदर आया और क्राइस्ट की कलाई पकड़कर उसकी आंखों में देखा, ठंडी आवाज में बोला, अट्रैक्ट टू लव कोई वेश्यालय नहीं है, जरा तमीज से रहो। इस बीच सलीना ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे डर था कि ऑस्वाल्डो उसे पहचान न ले, इसलिए उसने शुक्रिया कहने की भी हिम्मत नहीं की और भागती हुई लिफ्ट से बाहर निकल गई। क्राइस्ट ने भौहें चढ़ाईं और उसका पीछा करना चाहा, पर ऑस्वाल्डो को देखकर उसने अपना इरादा रोक लिया। उसके लहजे में ताना झलक उठा, तुम कब से दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने लगे? बेरुखी और निर्दयता में तो ये आदमी उससे भी आगे था। उसे जेंटलमैन बने देखना सचमुच असहज था। ऑस्वाल्डो ने उसका हाथ छोड़ दिया। क्राइस्ट के बॉडीगार्ड्स ने भी तब जाकर राहत की सांस ली। बिना कुछ कहे ऑस्वाल्डो पलटा और लिफ्ट में चला गया। क्राइस्ट ने अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथों को देखा। उसकी हथेली पर अब भी उस लड़की की कोमल और नाजुक त्वचा का एहसास था, जो उसके दिल को अजीब सी खुशी, अपनापन और हल्की सी लत जैसा एहसास दे रहा था। दुर्भाग्य से वह फिर से निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक वो क्रीफिया में है, वो उसे कभी भी पकड़ सकता है। क्राइस्ट का मूड अनजाने में ही पहले से कहीं बेहतर हो गया। वो ऑस्वाल्डो के पीछे पीछे बॉक्स में चला गया। धुंधली और रहस्यमयी माहौल वाली उस जगह पर ऑस्वाल्डो सोफे पर बैठा था, आंखें आधी बंद, चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और भावहीन। क्राइस्ट सामने वाले सोफे पर बैठा, ऑस्वाल्डो की ओर देखते हुए होठों पर एक निर्दयी और खेलते से मुस्कान लाकर बोला, आखिर उस सलीना में ऐसा क्या है कि तुम उसे इस कदर बचाते हो? पहले ये बस एक शक था, लेकिन आज रात ऑस्वाल्डो का वहां होना उसके शक की पुष्टि कर गया। चाहे पिछली बार राजधानी लौटना हो या इस बार इज़ाबेल से निपटना, सब सलीना के लिए था। क्राइस्ट ने सलीना की जानकारी खंगाली थी, और उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि ऑस्वाल्डो जैसी शख्सियत को उस औरत में क्या पसंद आया। ऑस्वाल्डो के पतले होंठ एक तंज भरी मुस्कान में उठे। वो उस औरत से कहीं बेहतर है, जिसे तुम बचा रहे हो। क्राइस्ट की आंखें ठंडी पड़ गईं। भले ही इज़ाबेल की कुछ करतूतें सामने आ चुकी थीं, लेकिन क्राइस्ट कोई अच्छा आदमी नहीं था। इज़ाबेल ने कभी उसकी जान बचाई थी और वो उससे वादा कर चुका था कि उसकी रक्षा करेगा तो वह आखिर तक करेगा। बाकी लोग जिए या मरे, उससे उसे क्या? क्राइस्ट ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारे आदमियों ने उस औरत को मारा जिसे मैं बचा रहा था। तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना। ऑस्वाल्डो के लिए वार करने से पहले औपचारिकता निभाना जरूरी था। ऑस्वाल्डो ने पलकें उठाईं, उसकी काली आंखों में नुकीली ठंडक चमकी। उसने मेरी पत्नी को नाराज किया था, मैंने उसे मार नहीं डाला, यही बहुत है। ऐसी औरत के लिए सफाई मांगना। अगर सलीना खुद इज़ाबेल से निपटने न चाहती, तो उस औरत को उसे सताने का मौका ही कैसे मिलता? चाहे क्राइस्ट कितना भी चतुर हो, वह ये नहीं सोच सकता था कि इज़ाबेल से निपटने में ऑस्वाल्डो ने शुरू से अंत तक दखल ही नहीं दिया। असल में सब कुछ सलीना ने खुद किया था। पत्नी। क्राइस्ट के चेहरे पर दुर्लभ हैरानी दिखी। ऑस्वाल्डो और सलीना की शादी हो गई। अब समझ आया कि वो इतना सुरक्षा क्यों दे रहा था। क्राइस्ट की आंखें ठंडी हो गईं और होठों पर कड़वी मुस्कान आई। वह जान गया कि अब यह मामला सुलझने वाला नहीं है। वो उठकर बाहर जाने लगा, तो फिर उस पर कड़ी नजर रखना, अगर वह मेरे हाथ लगी तो। कमरे में ऑस्वाल्डो की ठंडी आवाज गूंजी, अगर मेरी औरत को हाथ लगाने की कोशिश की, तो मैं तुझे मार डालूंगा। मतलब चाहे कुछ भी हो, वह अपने दुश्मन को मार कर ही मानेगा। क्राइस्ट ने ठंडी हंसी हंसी और कमरे से निकल गया। बाहर निकलकर क्राइस्ट गलियारे की धुंधली रोशनी में खड़ा होकर अपने आदमी से बोला, निगरानी चेक करो और पता लगाओ कि वो लड़की कौन थी। दोनों बॉडीगार्ड्स के चेहरों पर चौंकाने वाले भाव थे। अब समझ आया कि क्राइस्ट इतनी जल्दी क्यों चला गया। असल में बात उसी लिफ्ट वाली लड़की की थी। लग रहा था क्राइस्ट सचमुच उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा है, और यह उनके लिए सतर्क होने का इशारा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ने कहा, यंग मास्टर, अगर मिस कॉलिंस को ये पता चला तो वह नाराज हो जाएंगी। क्राइस्ट की आंखें ठंडी हो गईं। वह इज़ाबेल को दुलारता था,
लेकिन कब से उसे उसके मामलों में दखल देने का हक मिल गया? बॉडीगार्ड ने सिर झुकाया, आवाज सपाट ही रही। अब तक जो भी औरतें आपके करीब आईं, उन्हें मिस कॉलिंस ने भगा दिया। अगर उसे पता चला कि आप सचमुच उस लड़की में दिलचस्पी रखते हैं, तो वह उस लड़की के लिए खतरा बन सकती है। क्राइस्ट जानता था कि उसके बहुत से लोग इज़ाबेल से खुश नहीं थे। वो औरत स्वार्थी, जहरीली और मुसीबत खड़ी करने वाली थी। वो क्राइस्ट की सुरक्षा की हकदार नहीं थी। क्राइस्ट का चेहरा अंधेरा पड़ गया। जाओ, उसे ढूंढो। दोनों बॉडीगार्ड्स ने राहत की सांस ली। जी। क्राइस्ट के इतना कहने का मतलब था कि इज़ाबेल अब उस लड़की पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगी। पहले की औरतों की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब मामला सचमुच उसके दिल के करीब था, अगर इज़ाबेल ने फिर उसे नज़रअंदाज किया, तो फिर उसे जीने का हक नहीं रहेगा। उधर सलीना लिफ्ट से बचकर दूसरी ओर से चौथी मंजिल पर उतरी। उसने जानबूझकर निगरानी कैमरों से बचते हुए एक सुनसान कमरे में प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसने मोबाइल निकाला और सिस्टम हैक करके अट्रैक्ट टू लव की पूरी निगरानी व्यवस्था में घुस गई। एस ऑफ हार्ट्स द्वारा दी गई जगह और समय देखकर उसने कुछ वीडियो चेक किए और आखिरकार वही फुटेज ढूंढ लिया जो उसे चाहिए था। सलीना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने स्क्रीनशॉट लिया और एक नंबर पर भेज दिया। उसी वक्त ऑस्वाल्डो को लूक का कॉल आया। किसी ने अट्रैक्ट टू लव की निगरानी प्रणाली हैक की है। क्या सलीना इज़ाबेल की तलाश कर रही है? सलीना नहीं जानती थी कि अट्रैक्ट टू लव लूक का अंडरग्राउंड बिजनेस था, जहां कई टॉप हैकर्स काम करते थे। जैसे ही सिस्टम में गड़बड़ी दिखी, उन्होंने सबसे पहले लूक को खबर दी। लूक ने उन्हें काउंटर हैक न करने को कहा। अगर उन्होंने ऑस्वाल्डो की पत्नी को नाराज कर दिया, तो न केवल वह बल्कि हैकर्स भी बर्बाद हो जाते। ऑस्वाल्डो ने बस सिर हिलाया, लेकिन लूक को साफ महसूस हुआ कि उसका मूड अच्छा नहीं था। उसकी नई बीवी सब कुछ खुद ही करती थी, न उस पर भरोसा करती, न उसे बताती, और इतने राज रखती थी कि पति होना उसे बेकार सा बना रहा था। ये बात उसे परेशान कर रही थी। लूक ने सलाह दी, क्या तुम उसे ज्यादा बिगाड़ नहीं रहे? पति पत्नी हमेशा इतना लिहाज नहीं कर सकते। कभी कभी मजबूर करना पड़ता है, वरना वह तुम्हें पति की तरह देखेगी ही नहीं। अगर सलीना को इज़ाबेल के बारे में जानकारी चाहिए होती, तो वह बस एक शब्द कह देती। ऑस्वाल्डो उसे खुद ही सब कुछ दे देता, तो फिर उसे खुद चोटिल होकर जांच करने की जरूरत क्यों थी? ऑस्वाल्डो की आंखें हल्की सिकुड़ गईं और आवाज भारी हो गई। मजबूर करूं? असल में वह मजबूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि सलीना की प्रकृति ऐसी थी कि अगर उसने जोर जबरदस्ती की, तो शायद वह भाग जाएगी। उसकी बीवी के पास इतने सारे राज थे, और आज जो खुला, वह बस हिमशिखर का सिरा था। अगर जबरदस्ती की वजह से मामला बिगड़ गया, तो उसकी बीवी का मुआवजा कौन देगा? लूक के होंठ हल्के खींच गए ये सुनकर। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करो। सलीना बाहर से कोमल दिखती थी, लेकिन भीतर से बेहद सख्त थी। अगर ऑस्वाल्डो ने सच में ऐसा करने की हिम्मत की, तो उसे सबक मिलना तय था। बचपन से ही ऑस्वाल्डो इमोशनल डेफिशिएंसी का शिकार था। अपनी मां के अलावा उसने कभी किसी और औरत में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दूसरे लड़कों के किशोरावस्था में प्रेम प्रसंग रहे, लेकिन वह, जिसका चेहरा डराने वाला माना जाता था, सिर्फ एक ठंडी नज़र डालकर ही उन लड़कियों को भगा देता था जो उसके पीछे पागल होकर आती थीं। कई लड़कियां डर के मारे रो पड़ी थीं। शायद इसी वजह से जिन्हें उसने ठुकराया, वे जलन में कहतीं, अगर मुझे वो नहीं मिला, तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। यही कारण था कि राजधानी में उसकी बहुत बदसूरत होने की अफवाह फैल गई। सलीना को छोड़कर उसने शायद बचपन से अब तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। इसलिए लूक को उससे यह उम्मीद नहीं थी कि वो लड़कियों को पटाना या रोमांटिक होना सीखेगा। आज जो नरमी और ध्यान दिख रहा था, वह शायद बटलर की सलाह का नतीजा था। ऑस्वाल्डो की आंखें गहरी हो गईं। क्या? लूक ने गला साफ किया और समझाने लगा, ऐसी कोई लड़की नहीं होती जिसे सच्चाई और रोमांस पसंद न हो। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है,
तो तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा। लेकिन ये सब धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि वह तुम्हारी मौजूदगी की आदत डाल ले, तुमसे प्यार करने लगे और आखिरकार तुम्हें छोड़ ना पाए। लड़की को मनाना पड़ता है। उसे यह जानना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या करते हो, वरना उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसे पसंद करते हो। शायद सलीना तो अब तक ये सोचती हो कि तुम उसे पसंद ही नहीं करते। ऑस्वाल्डो चुपचाप सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। लूक की बातें आम लड़कियों के लिए काम आ सकती थीं, लेकिन सलीना साधारण लड़की नहीं थी। वह चतुर थी और उसका दिल इतना गहरा कि बिना किसी के बताए भी वो समझ सकती थी कि ऑस्वाल्डो ने उसके लिए क्या किया। लेकिन ऐसा लगता था कि सलीना ने पहले ही ठान लिया था कि आखिरकार उसे छोड़ देगी। कारण साफ नहीं था, लेकिन नतीजा निश्चित रूप से उसके मनचाहा नहीं होने वाला था। उसकी आंखों की कोमलता के पीछे पागलपन की ठंडी झलक छिपी थी। उसे जो भी चाहिए, पहुंचा दो। लूक जानता था कि यह सलीना के लिए है, इसलिए उसने कोई मुश्किल खड़ी नहीं की और अपने लोगों को उस पर नजर रखने का आदेश दिया। जैसे ही खबर आई कि क्राइस्ट के लोग सलीना की जांच कर रहे हैं, उसका रवैया तुरंत दोस्ताना हो गया। लूक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो ऑस्वाल्डो की पत्नी है। क्या तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि क्या करना है? सामने वाला कांप गया। चिंता मत करो, मिस्टर जॉर्डन, हम यकीन दिलाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। लूक ने कॉल काट दिया। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें जरा सी भी चिंता नहीं थी। आखिर इज़ाबेल ही क्राइस्ट को सलीना से नफरत दिलाने के लिए काफी थी। भले ही क्राइस्ट को सलीना में दिलचस्पी क्यों ना हो, लेकिन ऑस्वाल्डो की मौजूदगी में वो हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी दौरान किसी प्राइवेट कमरे में लोग धुआं उड़ाते बैठे थे। इज़ाबेल का क्या हुआ? एक आदमी ने खूंखार नजरों से पूछा। क्राइस्ट उसके पीछे खड़ा था, फिर वह कैसे हार गई? सामने बैठी एक जवान औरत, जो भड़काऊ कपड़ों में थी, ने पैर क्रॉस किए और सिगरेट का कश लेते हुए मुस्कुराए। मुझे जो खबर मिली है, उस हिसाब से उसे पीटने वाली सलीना थी। वही अपने आदमियों को लेकर आई और इज़ाबेल को अस्पताल पहुंचा दिया। सलीना, उस आदमी ने हाल की घटनाओं पर गौर किया और गंभीर होते हुए कहा, इन दिनों शांत रहो, इज़ाबेल से मिलने मत जाना। औरत ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन हमें माल राजधानी भेजने के लिए उसी की जरूरत है। आदमी ने उसे ठंडी नजर से देखा। लगता है सलीना के पीछे कोई ताकतवर है। अगर इज़ाबेल जैसी के बैकग्राउंड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो हम टकराएंगे तो और बुरा हाल होगा। औरत ने सोचा। उसे अफसोस तो हुआ कि इज़ाबेल के जरिए काम रुक गया, लेकिन आखिरकार उसने हामी भर दी। कुछ लोग बातें कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि वाइन परोसती एक वेट्रेस चुपचाप ट्रे लेकर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसने कदम तेज कर लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना ज्यादा देर कमरे में नहीं बैठी थी कि दरवाजा खुला। वही जवान वेट्रेस अंदर आई, थोड़ा घबराई हुई सी। उसने हाथ में पकड़ा रिकॉर्डर सलीना को दिया और कहा, ये लोग बहुत बड़े कनेक्शन रखते हैं और बेहद बेरहम हैं। मेरी जानकारी में बहुत से लोग इनके हाथों बर्बाद हो चुके हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। सलीना ने शांत लेकिन ठंडी निगाहों से उसे देखा और पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की ने सिर हिलाया, जैसे कुछ याद आ गया हो। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक पड़ा। उसने सीधे सलीना को देखा और बोली, मेरे पापा नारकोटिक्स पुलिस में थे, एक ऑपरेशन में मारे गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि इन लोगों पर हमला हो और इन्हें उनकी सजा मिले। सलीना ने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे देते हुए बोली, पासवर्ड 60 है, इसे लो और तुरंत कृपया छोड़ दो। जो तुम चाहती हो वह बहुत जल्द टीवी पर दिखेगा। लड़की ने सिर हिलाया। अट्रैक्ट टू लव के मालिक ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अगर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया होता तो शायद मैं मर चुकी होती। मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। सलीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, अट्रैक्ट टू लव को कुछ नहीं होगा। ये रिकॉर्डर उनके गुनाहों का पक्का सबूत है, बहुत जल्द अदालत में होगा।
लेकिन ये सब सामने आने के बाद सबको पता चलेगा कि तुमने उन्हें धोखा दिया है। और अगर ये लोग अंदर भी चले गए तो बाकी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहेंगे। कृपया छोड़ दो, किसी ऐसे शहर जाओ जहाँ तुम्हें कोई न जानता हो, अच्छे से जियो और अभी निकल जाओ। अब जबकि सबका ध्यान इज़ाबेल पर था, एक बार होश आने के बाद उस लड़की के लिए यहाँ रहना जानलेवा हो जाता। सलीना की ठंडी और दृढ़ आवाज ने लड़की को इतना हिला दिया कि वो और इनकार न कर सकी। सलीना ने रिकॉर्डर बैग में रखा और उठ खड़ी हुई। लड़की ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और उसे सबूत लेकर गायब होते देखा, बैंक कार्ड कसकर पकड़े हुए। एमिली, एक आवाज गूंजी। एमिली बेनेट तन गई, अपनी भावनाओं को दबाते हुए पीछे मुड़ी। मिस्टर वुड्स। मिस्टर वुड्स ने उस युवा लड़की के डरे सफेद चेहरे को देखा, अपना भाव नर्म किया और उसके हाथ में एक चीज थमा दी। उस युवती ने कुछ खो दिया है, तुम ये उसे पहुंचा दो। एमिली ने उनके हाथ में रखी वस्तु को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मिस्टर वुड्स, अप। मिस्टर वुड्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, जाओ। एमिली को जैसे होश आया और वो खुशी से रो पड़ी। धन्यवाद मिस्टर वुड्स। ये कहते ही उसने वह चीज ली और सलीना के पीछे दौड़ पड़ी। सलीना अभी अभी अट्रैक्ट टू लव से बाहर निकली ही थी कि पीछे से भागते हुए कदमों की आवाज और परिचित पुकार सुनाई दी। मिस, प्लीज वेट। सलीना रुक गई और पलटी। एमिली हांफती हुई दौड़ी आए और हाथ में पकड़ी वस्तु उसकी ओर बढ़ाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये आपके लिए है। सलीना ने आश्चर्य से अपने हाथ में रखे वायरलेस कैमरे को देखा। एमिली जो भी लेकर आई थी, वह इज़ाबेल और उस गैंग की ड्रग से जुड़ी ठोस सबूत ही हो सकते थे। लेकिन सलीना की भौहें सिकुड़ गईं। ये कहाँ से आया? हमारे मैनेजर ने मुझे आपको देने को कहा। एमिली ने सतर्क नजरों से उसकी ओर देखा। असल में इज़ाबेल और वो गैंग अक्सर अट्रैक्ट टू लव में आते रहते हैं, और अगर हमारे बॉस चाहें तो सबूत जुटाना बहुत आसान है। सलीना ने कैमरा थाम लिया, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। उसने एमिली से कहा, इस निगरानी की वजह से वे लोग अब अट्रैक्ट टू लव पर नजर रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। एमिली का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने सिर हिलाया। हमारे बॉस की पहचान रहस्यमय है। अब तक किसी ने अट्रैक्ट टू लव में मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं की है। वो बहुत ताकतवर हैं। सलीना ने एमिली की बात सुनी और मन ही मन अट्रैक्ट टू लव के पीछे वाले बॉस को लेकर कुछ अंदाजे लगाए। एमिली के वापस जाने के बाद सलीना ने कैमरा और रिकॉर्डर अपने पास रख लिया, लेकिन दिमाग में और बातें घूम रही थीं। क्या अट्रैक्ट टू लव का मालिक उसकी मदद करने इसलिए आगे आया क्योंकि उसका संबंध ऑस्वाल्डो से है? क्या उसने उसे पहचान लिया? सलीना ने अपने होंठ दबाए। उसे अपने मेकअप कौशल पर पूरा विश्वास था। अगर ऑस्वाल्डो ने सच में उसे पहचान लिया तो कैसे? सलीना अभी मन ही मन सोच ही रही थी कि एक काला स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुका। उसकी खिड़की नीचे हुई और एक नाजुक व सुंदर चेहरा सामने आया। उसने पैसेंजर डोर खोला। अंधेरा हो गया है, घर चलने का समय है। सलीना हल्के से चौंकी। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? आखिर जब उसने अपना रूप बदल लिया था और उसके सामने जरा भी बोली नहीं थी, तो उसने कैसे पहचान लिया? ऑस्वाल्डो की आंखें और गहरी हो गईं। उसने अपनी पहचानने की बात छुपाते हुए नजर फेर ली और आश्वस्त करने वाले स्वर में बोला, तुम्हारा हाथ। सलीना ने अपने जैकेट के नीचे छिपे हाथ की ओर देखा और राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराई। वो घायल हाथ ही असली सुराग था। ऑस्वाल्डो ने उसके हाथ से पहचान लिया। इसका मतलब था कि उसका मेकअप इतना भी बुरा नहीं था। सलीना हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी में बैठ गई। ऑस्वाल्डो ने सहजता से झुककर उसका सीट बेल्ट बांधा। जब वह बेल्ट खींच रहा था, तो वह उसकी स्कर्ट के निचले हिस्से से होते हुए कंधे तक आया। उसकी उंगलियों की छुअन कपड़ों से होकर गुजरी। वह इतना पास था कि सलीना को उसके शरीर की ताजगी भरी खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी नज़र ऑस्वाल्डो के पतले होंठों पर गई। वह जानती थी कि उसके होंठ ठंडे और नर्म हैं, बिल्कुल चूमने के लिए बने। उसके गाल लाल हो गए जब उसे उनका पिछला लंबा चुंबन याद आया।
ऑस्वाल्डो ने उसे बंधते हुए ज्यादा देर लगाए और तुरंत पीछे नहीं हटा। वह थोड़ा पीछे गया और अपनी बाहों और सीट के बीच सलीना को घेरे रखा। उसकी लालिमा भरी होंठ हल्के से मुस्कुराए मानो उसे चूमने के लिए आमंत्रित कर रहे हों। क्या हुआ? उसने कहा, मानो चिंतित हो, और उसकी लंबी उंगलियां सलीना के लाल गालों को छू गईं। सलीना का शरीर तन गया और उसका चेहरा और लाल हो गया, पर उसकी आवाज शांत रही। क्या किसी ने कभी कहा? ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में देखते हुए दबाव भरे स्वर में पूछा, क्या? सलीना ने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। इस आदमी का हर हिस्सा खूबसूरती से बना था। पहले उसके हाथ, फिर चेहरा, अब उसके होंठ भी उसे लुभा रहे थे। ऑस्वाल्डो हल्के से हंसा, तुम पहली हो जिसने ये कहा, क्योंकि पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसके सामने ये कहने की। सलीना की आंखें चमक उठीं। पहली बार हमेशा मायने रखती है। उसने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, क्यों? इतने अच्छे दिखने वाले आदमी की तारीफ कभी किसी ने क्यों नहीं की? ऑस्वाल्डो की काली पलकें झुक गईं, अंधकार को ढकते हुए, और उसका स्वर हल्की मोहकता से भरा, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, और शकल में अफवाह है कि मैं डरावना दिखता हूँ, इसी वजह से उस औरत ने शादी से भाग लिया। सलीना की आंखें हल्की फैल गईं, उसने उसके सुंदर चेहरे को देखा, जिस पर धुंधली स्ट्रीट लाइट में थोड़ी कमजोरी और उदासी झलक रही थी। उसे याद आया जब उसने ऑस्वाल्डो को पहली बार देखा था, वह शादी का लाइसेंस लेने गया था, और दुल्हन बीच में ही भाग गई थी। सलीना हमेशा सोचती थी कि ऑस्वाल्डो एक अभिजात परिवार का ठंडा और मजबूत आदमी है, लेकिन अब लग रहा था कि वह बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना नहीं था। तुम सबसे खूबसूरत आदमी हो जिसे मैंने कभी देखा है। सलीना ने अपनी पतली उंगलियों से उसकी भौहों को छुआ और मुस्कुराई। अगली बार जब मैं उस औरत से मिलूंगी, तो उसे बता दूंगी कि तुमसे भागना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऑस्वाल्डो ने अपनी पलकें उठाईं, होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? सलीना ने आंखें झपकाईं, बिल्कुल। उसकी आंखों में चमक आई और वह आश्वस्त होकर सीधा ड्राइवर सीट पर लौट आया। जैसे ही वह हटा, सलीना को घेरे रखने वाला दबाव भी खत्म हो गया। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपनी तेज धड़कनों को दबाया। हर बार जब वह उसके करीब आता, वह नर्वस हो जाती। सलीना ने इस एहसास को उसकी खूबसूरती का असर माना। आखिर इतनी सुंदरता कोई रोज रोज नहीं देखता, और इसी वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता। ऑस्वाल्डो ने उसकी हर अभिव्यक्ति और हर हरकत देखी, और उसकी नज़र उस जगह पर गहरी हो गई जहां सलीना की उंगलियां हल्के से उसके सीने के बाईं ओर सरक गई थीं। ऑस्वाल्डो ने अपने दिल की बेकरारी दबाई, एक्सीलेटर दबाया और कार को सीधे किले की ओर मोड़ दिया। सलीना आधी रात को अकेली बाहर गई थी और अब तक लौटी नहीं थी। किले के लोग चिंतित थे। तभी बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। लेया तेजी से बाहर आई। यंग मास्टर, मैडम। उसके शब्द अचानक रुक गए जब उसने ऑस्वाल्डो की बाहों में समाई औरत को देखा। तुरंत ही उसके चेहरे पर शिकन आई, और उसने सामने खड़े दोनों लोगों को अप्रसन्न दृष्टि से देखा, ऑस्वाल्डो की ओर ऐसे जैसे वह किसी नीच इंसान को देख रही हो। वह ऊंची आवाज में शिकायत करने लगी, यंग मास्टर, मैडम अकेली बाहर गई थी और अब तक नहीं लौटी। आपको उसे ढूंढना चाहिए था, न कि कोई अजनबी औरत घर लाना चाहिए। और सबसे अहम बात, वे दोनों हाथ थामे हुए थे। वे करीबी थे। लेया के मन में सलीना को छोड़कर कोई भी ऑस्वाल्डो के योग्य नहीं था। सलीना मुस्कुराए और अपने हाथ में पकड़ा बैग लेया को थमा दिया। मैं अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। जैसे ही उसने बोला, लेया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अनजाने में बैग थाम लिया और हल्के झुकते सिर से बोली, मैडम। वो औरत चाहे उसके पहनावे में हो या शक्ल सूरत में, सलीना से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसकी आवाज़ तो साफ सलीना की ही थी। सलीना ने सिर हिलाया, जिससे लेया और भी हक्का बक्का रह गई, और फिर वह ऊपर चली गई अपना चेहरा धोने। लेया उसकी पीठ को देखती रह गई, फिर हैरान आंखों से ऑस्वाल्डो की ओर मुड़ी। मास्टर। सलीना की कला इतनी महीन थी कि अगर वह सड़क पर मिल जाती और बोलती नहीं,
तो पहचान पाना लगभग असंभव था। आगे चलकर अगर पति पत्नी में मनमुटाव हो गया और सेलिना ने मेकअप करके भागने का मन बना लिया, तो ऑस्वाल्डो क्या करेगा? ऑस्वाल्डो की गहरी नज़रें सेलिना की पीठ पर ही अटक गई थीं, जैसे अब हट ही नहीं सकती। काफी देर बाद उसने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर और लोग उसे न पहचान पाएं, तो भी वह तो पहचान ही सकता है। आखिरकार दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की थी जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर सकती थी। वो उसके हाथ से कभी छूट नहीं सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेलिना ने नहा लिया, कपड़े बदले और हैटी को देखने गई। हैटी अभी भी सो रही थी। बटलर एक और खड़ा आह भरी, मैडम, आपके जाने के बाद से ये लड़की अभी तक नहीं जागी। मैंने उसे खाने के लिए जगाने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं हुआ। सेलिना ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, वो कल तक जरूर जाग जाएगी। जागने पर वह और चुपचाप हो जाएगी। बटलर ने हैटी के लिए रखा खाना गरम आग पर रखा और नौकरानी के साथ कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ सेलिना और ऑस्वाल्डो रह गए। सेलिना खिड़की के पास खड़ी थी और ऑस्वाल्डो उसके बगल में, उसके नाजुक कंधों को थामे हुए। दृश्य अजीब तरह से गर्माहट और खूबसूरती से भरा था। सेलिना ने हैटी के सोए हुए चेहरे को देखा और उसकी आंखें हल्की डूब गईं। क्या रिडल परिवार हैटी को देखने आया? 2 दिन हो चुके थे और इंटरनेट पर इतना बड़ा मामला हो गया था, ये मुमकिन ही नहीं कि रिडल परिवार को खबर न हो। लेकिन अब तक उनकी कोई हरकत नजर नहीं आई। ऑस्वाल्डो ने गहराई से उसे देखा। रिडल परिवार ने अभी अभी जुड़वां बच्चों का स्वागत किया है। सेलिना की आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। जुड़वां बच्चों के आने पर कौन हैटी को याद रखेगा? शायद रिडल परिवार तो यही चाहेगा कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए और उनकी राह में कभी न आए। कोई आश्चर्य नहीं कि हैटी इतनी निराश थी। उसने अपनी मां की मौत का बदला लेने की पूरी कोशिश की थी, पर उसे पता ही नहीं चला कि उसका गर्भपात भी उसकी सौतेली मां की योजना थी, ताकि उसे परिवार से बाहर निकाल दिया जाए। मां की छत्रछाया में पली हैटी ने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया था। वो कैसे एक चालाक और निर्दयी सौतेली मां और एक गिरे हुए पिता से जीत सकती थी? सेलिना की नज़र में राजधानी का रिडल परिवार और भी गिर गया। ऑस्वाल्डो ने सेलिना को देखा। उसका ध्यान शुरू से ही हैटी पर था। उसने कभी खुद को रिडल परिवार का खून मानकर नहीं देखा। लेकिन अगर रिडल परिवार ने उसके साथ थोड़ी भी नरमी दिखाई होती, तो शायद पिछले 10 सालों में सेलिना को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। असल में एल्बर्टो इतना मूर्ख आदमी नहीं था, फिर भी उसने दोनों लड़कियों के साथ इतनी बेरुखी और निर्दयता क्यों की? खैर, रिडल परिवार ने उसे न अपनाया, न चाहा, न सुरक्षा दी। वह तो सिर्फ उसकी थी। किसी और की हैसियत नहीं थी कि सेलिना को उससे छीन सके। सेलिना सिर्फ उसकी पत्नी थी। सेलिना ने अपने दिल की दया और ठंडक को दबाया, और जैसे ही उसने सिर मोड़ा, उसकी नज़र ऑस्वाल्डो से मिली। उसकी काली आंखों में अजीब सी कोमलता भरी हुई थी। सेलिना चौंकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ। वो हैटी के लिए दुखी थी, लेकिन उसने नहीं सोचा कि हैटी इससे पूरी तरह टूट जाएगी। वह लड़की दिल से जिद्दी और गर्वीली थी। वह टूटेगी, दुखी होगी, मगर खड़ी होकर अपनी मां का बदला लेगी और जो उसका हक था, उसे वापस पाएगी। आज वो परिवार उसे रुला रहा था, लेकिन कल एक दिन ऐसा आएगा जब हैटी ठंडी नज़रों से उन सबको नीचे देखेगी जो उसके साथ अन्याय कर चुके थे। वे सब उसके सामने घुटनों पर गिरकर अपनी मां के गुनाहों का प्रायश्चित मांगेंगे। वह हंसेगी और उन्हें रुलते हुए देखेगी। आगे चलकर सेलिना ने हल्के संकोच से ऑस्वाल्डो की ओर देखा और कहा, अगर राजधानी में कोई हादसा हो, तो क्या तुम हैटी की रक्षा करोगे? हैटी के पिता और सौतेली मां के चालाक व्यवहार से साफ था कि वो परिवार बिल्कुल निर्दयी था। हैटी अभी अनुभवहीन थी, और अगर वह न रही, तो हैटी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। ऑस्वाल्डो ने उसके शब्दों का छिपा हुआ अर्थ न समझते हुए उसके बालों को सहलाया। वो तुम्हें पसंद है, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मतलब साफ था, अगर वह सेलिना की वजह से न होती, तो हैटी से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये सच भी था।
सलीना जानती थी कि ऑस्वाल्डो कोई समाजसेवी नहीं था, वह सबकी मदद नहीं कर सकता था। ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी उंगलियों से कोमलता से उसकी भौं छुई और हल्की मुस्कान दी। वो अभी बहुत छोटी है और मानसिक रूप से बीमार भी, उसे साथ और सिखाने की जरूरत है, और वह सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती है। सलीना की लंबी पलकें हल्की कांपीं। भले ही वह हैटी को बदला लेने में मदद कर सकती थी, मगर हैटी की मानसिक बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दबाजी में ठीक किया जा सके। उसका राजधानी जाने का इरादा नहीं था। वह अंततः क्रीफिया छोड़ देगी। सलीना ने बिस्तर पर पड़ी हैटी को देखा। उसकी आंखों में दया तो थी, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। इस दुनिया में हर किसी को अंततः खुद ही बड़ा होना पड़ता है। वो हैटी की जान बचा सकती थी, थोड़े समय उसके साथ रह सकती थी, लेकिन उसकी राह उसके लिए नहीं चल सकती थी। उसका बदला अंततः उसे खुद ही लेना होगा। कोई और न तो बाध्य था और न ही योग्य कि उसके लिए बदला ले। हैटी को अंततः बड़ा होना होगा और आंधियों का सामना करना ही होगा। ऑस्वाल्डो ने सलीना की आंखों में उठती भावनाओं को देखा। उसकी अपनी निगाहें और गहरी हो गईं। क्या हैटी भी उसे रोक नहीं पा रही? आखिर ऐसा क्या या कौन है जिसके बारे में वह इतना सोच रही है? क्रीफिया भले उसका मायका था, मगर सलीना ने इसे सिर्फ एक अस्थायी ठहराव माना। उसके लिए ऑस्वाल्डो और हैटी तो उसकी जिंदगी के बस गुजरते हुए यात्री थे। ऑस्वाल्डो की आंखों का अंधेरा और गहराता गया। सलीना ने उसकी मनोदशा को तुरंत भांप लिया और सिर उठाकर शांति से उसे देखा। क्या हुआ? ऑस्वाल्डो ने उसका ठोड़ी थामकर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। कैपिटल में रिडल परिवार दुनिया के चौथाई हिस्से पर हावी है। अगर तुमने उसकी रक्षा नहीं की, तो एक दिन वे गिद्ध और बाघ जैसे लोग उसे पूरी तरह निगल जाएंगे। सलीना की आंखें भारी हो गईं। चाहे हैटी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी बस 13 साल की बच्ची थी। ऑस्वाल्डो ने उसे बचा लिया, यही उसके लिए पर्याप्त दया थी। उस पर जीवन का बोझ डालना उसका कर्तव्य नहीं था। सलीना जानती थी, जाने से पहले उसे हैटी को सिखाना होगा कि इस दुनिया में जीना कैसे है। उसने हैटी को देखा, ऑस्वाल्डो को शुभरात्रि कहा और मुड़कर जाने लगी। मगर ऑस्वाल्डो एक कदम आगे बढ़ा और पीछे से उसकी कमर थाम ली। जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में भर लिया। सलीना अचानक चौंक गई। उसकी पतली पीठ उस पतले कपड़े के आर पार उसके सीने से जा लगी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसकी धीमी और गहरी आवाज उसके कानों में पिघलकर उतरी। क्या तुम नाराज हो? सलीना ठिठक गई। पहले तो वह ऑस्वाल्डो के आशय को समझ ही न पाई, लेकिन फिर उसे उसकी अजीबोगरीब सोच का कारण समझ आ गया। हल्की हंसी उसके होंठों पर आई। सलीना ने अपनी चोटिल न हुई हथेली से उसकी कमर पर रखे हाथों को थपथपाया और धीमे स्वर में समझाया, नहीं, हैटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने उसे बचाया, यही बहुत बड़ा एहसान है। उसे बचाने या बदला लेने का कोई फर्ज तुम्हारा नहीं। वह सचमुच ऐसा ही मानती थी। इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ऑस्वाल्डो ने गलत समझा और उसी वजह से उसका बर्ताव इतना तीखा हो गया। ऑस्वाल्डो ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। सलीना को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसकी त्वचा को छू रही हों, धीरे धीरे चेहरे के हर भाव को टटोलती हुई जांच रही हों कि कहीं उसे ठेस तो नहीं पहुंची। सलीना को यह अजीब सी मिठास भरा लगा। उसने उसकी हथेलियों को हल्के से सहलाया और वही लहजा अपनाया जो वह हैटी को मनाने में करती थी। नहीं, बस रात बहुत हो गई है। मैं थकी हुई हूँ और सोना चाहती हूँ। ऑस्वाल्डो ने जब यकीन कर लिया कि वो सचमुच नाराज नहीं है, तो उसकी कमर पर से हाथ ढीले कर दिए। सलीना ने चैन की सांस ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह उसे अपने शरीर में ही समा लेना चाहता हो। पतले कपड़ों के आर पार उसकी त्वचा की गर्माहट तक महसूस हो रही थी, जिससे उसके पैर अनजाने में लड़खड़ा रहे थे। उसने खुद को संभाला और जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी कि पीछे से ऑस्वाल्डो की आवाज आई, अगर। सलीना ने थोड़ा रुककर उसकी ओर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा उसकी नज़र से टकराया। उसके गाल हल्के लाल हुए और आंखों में मुस्कान तैर गई। हाँ,
ऑस्वाल्डो पास आया, झुककर उसकी आंखों में देखा। मैं उसकी उम्र भर रक्षा कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे कहो तो। सलीना की आंखें जरा सी चौड़ी हुई, फिर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। किसी पर भी ये फर्ज नहीं होता कि वह किसी और की जिंदगी का बोझ उठाए। हैटी को अपनी राह खुद चलनी होगी। सबसे अहम बात है। उसकी नज़र सोती हुई हैटी पर पड़ी और उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे नहीं लगता ये लड़की हार मानेगी। उसकी जिंदगी शायद सबकी तुलना में कहीं ज्यादा चमकदार होगी। और अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपना बनाना चाहूँ। ये शब्द ऑस्वाल्डो ने जुबान पर नहीं लाए, क्योंकि समय अभी नहीं आया था। सलीना बहुत समझदार थी, इतनी कि कभी कभी ठंडी लगती थी। अगर उसके पास उसे रोकने का कोई पुख्ता कारण न हो, तो उसकी उम्मीद से बाहर की कोई भी हवा का झोंका सलीना को बिना किसी दया के हर रिश्ता तोड़ देने पर मजबूर कर सकता था। इतनी कोमल, इतनी ठंडी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना ने सिर उठाकर उसकी काली आंखों में देखा। वह चुप था। क्या इसका मतलब था कि वो गुस्से में है? क्या इसलिए कि उसने ऑस्वाल्डो से हैटी की देखभाल की मांग नहीं की? सलीना की नज़र में ऑस्वाल्डो हमेशा एक सज्जन इंसान था, बल्कि उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छा आदमी। अट्रैक्ट टू लव की उस लड़की की तरह जो नशा विरोधी पुलिस वालों की बेटी थी, ऑस्वाल्डो के लोग भी उसे अपने पास लेकर सुरक्षा देते थे। उसने तो अपराधों के सबूत जुटाने तक में मदद की थी। तो ऐसा ठंडा और सख्त आदमी हैटी को कैसे अनदेखा कर सकता था? ये सोचते हुए सलीना आगे बढ़ी और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ, होठों पर हल्की मुस्कान लाई। अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। ऑस्वाल्डो दिल ही दिल में जानता था कि उसने उसे गलत समझा है, मगर उसने कुछ कहकर सुधारने की कोशिश नहीं की। अगर अपनी असली सख्त और बेरहम सूरत छुपाकर वह एक नर्म और अच्छे इंसान की तरह सलीना के दिल में जगह बना सकता था, तो इसमें मुश्किल ही क्या थी? वो तो वही बनकर रह जाएगा जिसे ये लड़की हमेशा पसंद करती है। ऑस्वाल्डो ने मुस्कराकर सिर हिला दिया। सलीना ने उसकी सूरत को कुछ देर तक देखा, फिर हल्के स्वर में कहा, गुड नाइट। ऑस्वाल्डो झुककर उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, गुड नाइट, क्योंकि ऑस्वाल्डो जानता था कि सलीना नींद में अक्सर बुरे सपने देखती है। इसलिए वह हर रात उसे शुभरात्रि का चुंबन देता। धीरे धीरे सलीना इसकी आदत डाल चुकी थी। अगर कभी ये कम हो जाता तो उसकी नींद भी अधूरी रह जाती। यही वजह थी कि आदतें इतनी खतरनाक होती हैं। ऑस्वाल्डो ने उसे कमरे की ओर जाते देखा, फिर अंधेरे में कुछ देर खड़ा रहा और उसके बाद बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय क्राइस्ट अस्पताल लौट आया। उसका चेहरा कठोर था और मूड और भी भारी। वह वैसे ही पास आने लायक नहीं था, ऊपर से यह काली आभा उसे और भी डरावना बना रही थी। उसने अट्रैक्ट टू लव की उस लड़की की जांच करवाई थी, मगर नतीजा यही निकला, कुछ भी नहीं मिला। मानो वह लड़की अचानक हवा से प्रकट हुई और फिर गायब हो गई हो। बेशक क्राइस्ट इतना भोला नहीं था। वह जानता था कि जरूर किसी ने जानबूझकर उसके सब निशान मिटाए हैं, और वह शख्स सबसे ज्यादा संभावना थी ऑस्वाल्डो। आज उसने जिस तरह आगे आकर उस लड़की को बचाया, वह बेहद अस्वाभाविक था। औरतें शायद ऑस्वाल्डो के खूबसूरत चेहरे से धोखा खा जाएं, मगर क्राइस्ट, जो सालों से उसका विरोधी रहा था, उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि उस दिलकश शक्ल के पीछे कितना ठंडा और बेरहम आदमी छुपा है। ऑस्वाल्डो उससे भी ज्यादा निर्दयी था। ऐसा आदमी अचानक किसी लड़की की रक्षा करे और फिर उसके सब निशान मिटा दे, ये सचमुच अजीब था। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि ऑस्वाल्डो और उस नन्ही लड़की के बीच रिश्ता काफी गहरा था। ये बात क्राइस्ट को आधा नाखुश कर रही थी। अगर ऑस्वाल्डो ने खुद यह न कहा होता कि वो और सलीना पहले से शादीशुदा हैं, और अगर उस लड़की ने उस समय ऑस्वाल्डो को पहचानने का कोई संकेत न दिखाया होता, तो क्राइस्ट को शक होता कि उनके बीच कोई अनकहा रिश्ता है। लेकिन क्राइस्ट अपने प्रतिद्वंद्वी को अच्छी तरह जानता था। ऑस्वाल्डो कभी दो औरतों के बीच नहीं बटेगा। सलीना का जिक्र करते समय उसकी आवाज का लहजा साफ बता रहा था कि वो उस औरत से बहुत लगाव रखता है।
अगर वह सच में उस औरत को पसंद न करता तो कभी शादी नहीं करता। आखिरकार उसके दादा का जान देकर उसे मजबूर करने का दांव एक बार चल सकता था, दोबारा नहीं। तो इसका बस एक ही मतलब था, वह नन्ही लड़की कोई खास पहचान रखती थी और ऑस्वाल्डो उसकी रक्षा इसलिए कर रहा था ताकि क्राइस्ट उसके पास न पहुंच सके। ये सोचकर क्राइस्ट के सुंदर चेहरे पर और भी गहरी उदासी छा गई। वह ठंडी आभा लिए वार्ड में दाखिल हुआ। इज़ाबेल तकिए पर सिर टिकाए पड़ी थी। कदमों की आहट सुनते ही उसने सिर उठाया और आंसू बहाते हुए मुश्किल से घिसटकर उसके पास आए और सफाई देने लगी। ब्रदर, मुझ पर यकीन करो, उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया था, मेरा बॉडीगार्ड गवाही देगा। मैं बस गुस्से में थी, तभी। क्राइस्ट ने इज़ाबेल की दयनीय शक्ल देखी। उसका चेहरा बुरी तरह घायल था, आंखों के अलावा कोई हिस्सा सही सलामत नहीं बचा था। रोते हुए वह मासूमियत और बेबसी से ज्यादा बदसूरत लग रही थी। लेकिन इज़ाबेल को अपनी हालत का कोई एहसास नहीं था। उसने क्राइस्ट की बांह पकड़ ली और रोते हुए बोली, ब्रदर, सच मानो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। क्राइस्ट ने सीधे कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम सही हो या गलत। इज़ाबेल के आंसू अचानक थम गए, लेकिन क्राइस्ट की अगली बात ने उसे झटके में जकड़ लिया। लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना, समझी? इज़ाबेल ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि उसने कुछ भांप लिया है। डर से उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। क्राइस्ट का अंदाज इस बार चेतावनी भरा था, पहले जैसा नर्म और सांत्वना देने वाला नहीं। उसने सहजता से लाल कार्नेलियन छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्राइस्ट की आंखें अचानक गहरी हो गईं। कार्नेलियन कहाँ है? इज़ाबेल कांप उठी, उसके मन में डर और घृणा भर गई। क्राइस्ट की नज़रों ने साफ कर दिया था कि वह अब तक सिर्फ इसलिए उस पर नरमी दिखाता था क्योंकि वह उसे उस कार्नेलियन की असली मालकिन समझता था। उस कार्नेलियन के बिना इज़ाबेल में इतनी ताकत नहीं थी कि क्राइस्ट का ध्यान भी खींच पाए। इज़ाबेल के दिल में गुस्सा, डर और बेबसी के साथ साथ कड़वाहट भी भर गई। 10 साल की मोहब्बत के बाद भी क्या वह क्राइस्ट की नज़र में एक बेजान वस्तु से भी कम थी? लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अगर क्राइस्ट को पता चल गया कि वह असली मालकिन कभी थी ही नहीं और उसने उसे इतने सालों तक धोखा दिया है। इज़ाबेल बुरी तरह कांप गई। सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ फिर क्या होगा। क्राइस्ट की गहरी आंखों से टकराते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने डरते डरते कहा, मैं कार्नेलियन खोने से डर गई थी, इसलिए घर पर ही छोड़ आई हूँ। असल में उसे डर था कि कहीं सलीना वह लाल कार्नेलियन न देख ले और मांग न बैठे। अगर लोगों ने यह बात सुनी और क्राइस्ट तक पहुंच गई, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता। क्राइस्ट का चेहरा कुछ शांत हुआ। उसे तुरंत यहाँ भिजवाओ और आगे से कभी उसे उतारना मत। इज़ाबेल को वही कार्नेलियन पहनने पर ही क्राइस्ट उसके करीब महसूस करता था। उसके बिना वो इज़ाबेल को अजनबी और उबाऊ समझता था। इज़ाबेल के दिल में उदासी और पीड़ा की लहर उठी, आंखों में आंसू भर आए। धीमे स्वर में बोली, ठीक है। क्राइस्ट ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो शायद कुछ ज्यादा कठोर हो गया है। उसने भौहें सिकोड़कर नरमी से कहा, डर मत। उसने वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा, तो जरूर करेगा। जहां तक इज़ाबेल के अच्छे बुरे होने की बात थी, क्राइस्ट के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। इज़ाबेल ने उसकी जानी पहचानी आवाज सुनी तो आंसू और तेज बह निकले। लेकिन ब्रदर, सब मुझे कोस रहे हैं, मुझे मरने की बद्दुआ दे रहे हैं। ग्रैंपा ने भी फोन करके डांटा। उसने उम्मीद भरी नजरों से कहा, तुम मेरी मदद करोगे ना, ताकि यह बातें दब जाएं। क्राइस्ट ने हल्के स्वर में कहा, ठीक है। इज़ाबेल ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर बॉडीगार्ड की कही बात याद आई। लेकिन राजधानी में क्राइस्ट के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। रिडल फैमिली में हमसे भी ज्यादा लोग हैं जो इस पर दबाव डालना चाहेंगे। वो वीडियो कभी रिडल फैमिली तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आखिरकार रिडल फैमिली की नई बहू अच्छी इंसान नहीं थी। ऊपर से जुड़वां बच्चों के चलते इस समय शायद ही किसी को हैटी की परवाह रही हो।
ओलिम्पस ग्रुप दूर था और हैटी का वहां से कोई खास संबंध नहीं था, इसलिए स्वाभाविक था कि वे ज्यादा ध्यान न दें। इज़ाबेल ने सच में राहत की सांस ली और जैसे ही शुक्रिया कहना चाहा, क्राइस्ट ने कहा, मैं जल्द ही एक लड़की को घर ला सकता हूँ। तुम जैसा कहूँ वैसा करना, उसके साथ ठीक से पेश आना और उस पर कुछ भी करने की कोशिश मत करना, समझी? इज़ाबेल के पैरों से सिर तक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे शरीर से सारी गर्माहट एक पल में निकल गई हो। क्राइस्ट की आवाज़ नर्म थी, लेकिन इसी वजह से वह और ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह जानती थी कि क्राइस्ट को अच्छी तरह पता है कि वो उसके पास आने वाली औरतों के साथ क्या करती है। क्योंकि क्राइस्ट को उन औरतों से कोई परवाह नहीं थी और वह इज़ाबेल को हमेशा छूट देता रहा, इसलिए अब वो बिना गुस्से या सवाल के यह बात कह पा रहा था। क्या ठंडा, निर्दयी और भयानक आदमी था। इज़ाबेल को लगा जैसे उसके दिल में एक बड़ा छेद हो गया हो और वहां से ठंडी बर्फीली हवा लगातार निकल रही हो। उसके दांत बेकाबू होकर कटकटाने लगे। अब तक उसने क्राइस्ट को डरावना जरूर जाना था, लेकिन उसके लिए वह हमेशा नर्म और दयालु था, इसलिए उसने कभी उसे इतना निर्मम और ठंडेपन से भरा नहीं देखा था। अब जाकर उसे समझ आया कि उसके सारे किए क्राइस्ट की नज़रों में कुछ भी नहीं थे। अगर क्राइस्ट को पता चल गया कि उसने 10 सालों तक उसे धोखा दिया, उसने सलीना, जो उस कानीलियन की असली मालकिन थी और जिसे क्राइस्ट की सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए था, को पीछे से चोट पहुंचाए, और यहाँ तक कि क्राइस्ट को इस्तेमाल कर सलीना पर हमला करवाने की भी सोची, तो उसका अंजाम कैसा होगा? इज़ाबेल बुरी तरह कांप गई। वह मर जाएगी, वो जरूर दर्दनाक और खून खराबे वाली मौत मरेगी। इस डर ने उसके मन से क्राइस्ट द्वारा दूसरी लड़की लाने की वजह से हुआ गुस्सा और ईर्ष्या पूरी तरह मिटा दिया। उसने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और कांपती आवाज में बोली, क्या वह वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? मैं उसका जरूर ख्याल रखूंगी, उस पर कभी कुछ नहीं करूंगी।